वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स और लिसनर्स का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 96 इंडियन एविडेंस एक्ट और 99 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कंप्लीट कर ली थी। यहां तक मतलब हम कर चुके थे। इससे आगे की सेक्शंस जैसे 97, 98, 99 और 100 जो पुराने लॉ में इंडियन एविडेंस एक्ट की थी उनको कवर करेंगे। नए लॉ में ये सेक्शंस 100, 100(1), 100(2), 100(3) हो जाती है, इनको कवर करेंगे। हमारे सारे वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया लॉ आया था उसके साथ कंपेयर करके हम पढ़ रहे हैं। क्या चेंजेस हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो चलिए बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि सेक्शन 97, अगर नए लॉ की बात करें तो जो पहली चीज मैं हमेशा बताता हूं तो नए लॉ के अंदर ही 100 हो गए। यानी जो सेक्शन 97 इंडियन एविडेंस एक्ट की थी वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर 100 हो गई है। हेडिंग्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा आपको, ना ही इसके कंटेंट में आपको कुछ भी चेंज देखने को मिलेगा। मतलब ये 97 इंडियन एविडेंस एक्ट सिर्फ नंबर चेंज हुआ है उसका, वो 97 से अब नए लॉ के अंदर 100 हो गई है और इसके कंटेंट में कुछ भी चेंज नहीं है। मतलब जो 97 बात करती थी वही बात 100 BA से करती है। क्या बात करती है इसको समझ लेते हैं। तो हेडिंग समझते पहले। एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ टू सेट्स ऑफ फैक्ट्स टू नाइदर ऑफ विच द होल करेक्टली अप्लाई। एक ऐसी सिचुएशन आप इमेजिन करो कोर्ट के अंदर, एक ऐसी है कि किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, किसी डीड के अंदर कोई एक किसी ने मान लो एक कॉन्टेक्ट किया है और उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज हुई है उसमें जो फैक्ट बताए गए हैं वो इस तरह के बताए गए हैं कि वो करेक्टली अप्लाई हो ही नहीं पा रहे। समझो इसको, सिचुएशंस ऐसी है कि वो अप्लाई हो ही नहीं पा रहे। अब दो तथ्य हैं वो पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो पा रहे। तो अब इस सिचुएशन को मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको। सबसे पहले इसकी कंटेंट जो है इसकी पहले वीआर एक्ट को रीड कर लेते हैं। वीआर एक्ट क्या कहते हैं? व्हेन द लैंग्वेज यूज अप्लाई पार्टली टू वन सेट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट, मतलब कोई एग्जिस्टिंग फैक्ट है उस पर एक पार्टली अप्लाई हो रही है एंड पार्टली टू अनदर सेट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट, और एक पार्टली जो अनदर जो एग्जिस्टिंग फैक्ट है उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है, बट द होल ऑफ इट डज नॉट अप्लाई करेक्टली टू आइदर। पर ये पूरी की पूरी जो बात है, ये जो लैंग्वेज है पूरी की पूरी वो इनमें से किसी पर भी अप्लाई नहीं हो पा रही। मतलब कोई एक लैंग्वेज है जो एक पर्टिकुलर किसी डीड के अंदर यूज हुई है, वो एक जो एग्जिस्टिंग फैक्ट का जो सेट है उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, एक दूसरे के ऊपर अप्लाई हो रही है, पर पूरी की अगर बात करें लैंग्वेज की तो वो किसी पर भी अप्लाई नहीं हो रही है। ऐसी सिचुएशन में एविडेंस दिया जा सकेगा कि किस चीज के लिए ये एविडेंस, जो ये लैंग्वेज यूज हुई है वो क्या कहना चाहते हैं इस चीज के बारे में। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, दो चीज होती है। एक होती है पेटेंट एम्बिगुइटी, ठीक है, और एक होता है लेटेंट एम्बिगुइटी। ठीक है, पेटेंट एम्बिगुइटी की बात करें तो हम 93 एंड 94 बात करते हैं, और लेटेंट एम्बिगुइटी की बात करें तो 95 से लेके 98 के बीच बात करते हैं। पेटेंट एम्बिगुइटी की मतलब होती है जो पहले ही, मतलब जो देखने से डॉक्यूमेंट को देखने से ही बड़ा क्लियर सा समझ में आए कि ये क्लियर है, इसमें कहीं कोई समझ नहीं, पर वो जब आप उसका मतलब निकालोगे तो कुछ और निकल रहा है। लैंग्वेज क्लियर लिखी हुई है, मतलब ये है कि पेटेंट एम्बिगुइटी के लिए आप कोई एविडेंस नहीं दे सको, क्योंकि आपने कोई चीज लिखी है ना, तो आपको पता था ऑलरेडी, वो तो समझ में ही आ ही रहा था ना, तो आप उसी टाइम करेक्ट कर लेते उस चीज को, पर आपने नहीं किया। अब लेटेंट जो एम्बिगुइटी है उसमें क्या होता है, इसमें जब हम कर रहे होते हैं एग्रीमेंट तो उस टाइम पे लैंग्वेज में जो लिखा है ना
उसका कुछ और मतलब निकल के आता है बाद में। तो लेटेंट एम्बिग्युइटी मतलब होती है छुपी हुई, जो एक बार डॉक्यूमेंट को देखने से, एक बार पढ़ने से समझ में ना आए, कुछ इस तरह का। और पेटेंट मतलब देखते ही डॉक्यूमेंट को जो क्लियर हो जाए। पेटेंट एम्बिग्युइटी को आप रिमूव नहीं कर सकते, लेटेंट एम्बिग्युइटी को आप रिमूव कर सकते हो। ये इसका अंतर है। पेटेंट एम्बिग्युइटी जो होती है वो डॉक्यूमेंट को देखने से स्पष्टता में दिखाई दे जाती है, जबकि लेटेंट एम्बिग्युइटी दिखाई नहीं देती। पेटेंट एम्बिग्युइटी के लिए कोई भी एविडेंस नहीं दिया जा सकेगा, पर लेटेंट एम्बिग्युइटी के लिए एविडेंस दिया जा सकेगा और वो एडमिशेबल भी होगा। तो ये बात हुई। अब इस सिचुएशंस को आपने ध्यान में रख लिया, पर मजा नहीं आया एग्जांपल से समझाएं आपको, तो इसी का इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज करो ये एक राम पर्सन है और एक ये श्याम पर्सन है। अब राम और श्याम, तो ये जो राम है ये श्याम को एग्री कर लेता है किस चीज के लिए, एक लैंड है इसका पंजाबी बाग में, मान लो पंजाबी बाग दिल्ली के अंदर एक लैंड है किसका, ए का। ए इसको जो राम है, राम श्याम को इस चीज के लिए एग्री कर लेता कि उसके पास एक जगह है, कहां पे है वो, पंजाबी बाग में है। और पंजाबी बाग में जो जगह है वो एक राजेश नाम का अनदर पर्सन है, इसके ऑक्यूपेशन में है। समझो, राम जो है वो श्याम को एग्री करता किस चीज के लिए, कि उसके पास एक पंजाबी बाग में एक प्लॉट है और जो कि किसके कब्जे में है, राजेश के। इस चीज को लेके ये क्या कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट कर लिया जो भी है। अब निकल के क्या आता है कि ए की जो लैंड है वो राजेश के पास तो है कब्जे में, पर ये जो जगह बताई है पंजाबी बाग, इसमें नहीं है। राम की जो प्रॉपर्टी है वो तो है राजेश के पास कब्जे में, पर वो पंजाबी बाग में नहीं है। जबकि इन्होंने करार किस बात का करा, कि पंजाबी बाग में इस चीज के लिए एग्री करा। तो एक इस तरह से एप्लीकेबल नहीं हो रही। अब जो ये राजेश के पास प्रॉपर्टी है वो पंजाबी बाग में नहीं है, कहीं और है। मतलब कब्जे में तो है, पर है कहां, कहीं और है। तो इस सिचुएशन के लिए आप एविडेंस दे सकोगे। यही हमारा इलस्ट्रेशन कहता है कि ए और बी एग्री होते हैं एक लैंड के लिए जो कि किसका है, ए का, और वो कहां पे है, एक्स जगह पे है और बाई के कब्जे में। अब ए के पास लैंड जो है एक्स में जो एक ए के पास जो लैंड है, बट इट नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ बाई। ए के पास जो जगह तो है एक्स में, पर वो किसके ऑक्यूपेशन में नहीं है, बाई के ऑक्यूपेशन में नहीं है। अब जो वाई के ऑक्यूपेशन में जो लैंड है वो एक्स प्लेस पे नहीं है। तो दोनों चीजें एक ही मान के चलो, दो प्रॉपर्टी है। इसमें एग्जांपल ये जो कहना चाहता है, ये कहना कि एक तो एक प्रॉपर्टी है वो एक एक्स प्लेस पे है जो वाई के कब्जे में नहीं है, और एक प्रॉपर्टी है वो एक्स प्लेस में ना कहीं और है, पर वो वाई के कब्जे में है, पर है वो एक ही प्रॉपर्टी। तो अब इन्होंने जो करार किया था, तो दोनों बातें निकल के रही ना, वो बात इस पे एप्लीकेबल हो रही ना, और ये बात उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है। तो सिर्फ इतनी सी बात इसमें हमें समझनी थी। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 98, और जो नए लॉ के अंदर हो जाती है 101। ठीक है, एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलेजिबल कैरेक्टर्स टीटीसी। हेडिंग्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। 98 नए लॉ के अंदर 101 हो जाती है। सिर्फ एक चीज ये याद देखनी है आपको, ये याद रखनी है, हेडिंग्स के अंदर हमें कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। इवन मैं कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट में भी कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। बस एक जो प्रोविंशियल एक्सप्रेशंस थे उसकी जगह रीजनल वर्ड यूज करा प्रोविंशियल, क्योंकि प्रोविंशियल हमारे यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं। हमारे यहाँ क्षेत्रीय होता है, प्रांतीय होता ही नहीं है। तो प्रांतीय कोई एक्सप्रेशंस उस टाइम जब होते थे, क्योंकि प्रांत में कोई चीज ऐसी चल रही हो, जो एक्सप्रेशंस कोई भाव हो इस तरह के जो लिख दिए गए हो,
तो उसकी जगह उन्होंने अब रीजनल कर दिया, कोई मतलब क्षेत्रीय कोई ऐसी चीज हो, एक्सप्रेशंस हो, तो उसके रिगार्डिंग किया है। बाकी कंटेंट में बहुत फर्क आने वाला है नहीं, पर फिर माइनर सा चेंज था वो मैंने ऑलरेडी ग्रीन और रेड में कर दिया है। तो एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलेजिबल करेक्ट, ठीक है, क्या कहना चाहता है ये, आप इसको समझो। तो मैं अगर सिंपल भाषा में इसको समझाऊं आपको, तो ये कहना चाहता है कि ना पढ़ी जा सकने वाली करेक्टर्स, मतलब हो गया लिपि आदि के अर्थ के बारे में एविडेंस, मतलब साक्ष्य। क्या है, नहीं समझ में आया होगा मुझे पता, हेडिंग पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं समझाता हूं। तो कंटेंट देख लेते पहले। एविडेंस मे बी गिवन टू शो द मीनिंग ऑफ इलेजिबल और नॉट कॉमनली इंटेंजिबल characters of foreign, absolute, technical, local, and regional expressions of abbreviations and of word used in a peculiar sense। ये जो कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि कोई एक ऐसी लिपि है, कोई ऐसी एक लिपि है जो एलिजिबल है, पढ़ी जा सकती है, बट समझी नहीं जा सकती। मतलब एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने है कि एक ये डीड है, अब इसके अंदर जो ये भाषा लिपि लिखी है इसे पढ़ तो सकते हो आप, पर इसको समझा नहीं जा सकता। मतलब इसके अंदर ऐसे वर्ड यूज है, जैसे मान लो कोई फॉरेन वर्ड यूज हुआ है, या कोई एब्सोल्यूट वर्ड यूज हो गया है, टेक्निकल वर्ड यूज हो गया है, या कोई लोकल वर्ड यूज हो गया। ऑब्सोलेट मतलब क्या होता है कि ये पुराना हो चुका है, बहुत रूढ़ी टाइप में चलता हो, ठीक है। प्रोविंशियल जैसे रीजनल कोई एक्सप्रेशंस हो, कोई भाव हो। ऑब्रिविएशंस तो उनका जो सेंस है वो कुछ और निकलते हो, दो तरह के सेंस निकलते हो। पेक्यूलियर मतलब दो तरह के सेंस निकलते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हिंदी में कट्टा लिखा हुआ है, अब कट्टे का मतलब एक तो होता है वो जो आप थैला आता है जो प्लास्टिक वाला, और एक कट्टे का मतलब आपका हथियार भी होता है। तो इस तरह की कभी अगर इनलिजिबल कैरेक्टर्स अगर है तो ऐसी सिचुएशन में एविडेंस दिया जा सके। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सिचुएशन ये है कि एक ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति है सपोज कर, ठीक है। ये क्या है, मूर्तिकार है, मूर्तिकार है, मूर्तिकार है, मूर्ति बनाने का काम है। अब ये बी को अपना सामान सेल करने के लिए एक एग्रीमेंट कर लेता है बी के साथ, बी को एग्री कर लेता है कि उसके पास जो भी मोड्स हैं वो सारे उसे दे देगा, उसे बेच देगा। पर अब समस्या ये आ रही है कि मोड्स के अंदर क्या क्या आता है। एक तो वो सांचे होते हैं, वो भी मोड्स के अंदर आते हैं, और मॉडल्स और मॉडलिंग्स दोनों इसके अंदर आते हैं। अब जो ए है इसके पास मॉडल्स भी है और मॉडलिंग्स टूल भी है। तो एविडेंस इस चीज के लिए दिया जा सकेगा कि वो सिर्फ और औजार की बात कर रहा था, या फिर अपने सांचे जो थे उसके बनाने के मूर्ति उनकी भी बात कर रहा था, क्योंकि वो सारे जो चीज यूज हो रही थी वो मूर्ति बनाने के लिए हो रही थी। एक औजार था जिससे वो कटिंग करते थे, पत्थर को छांटते काटते थे, एक सांचा था जिसमें पत्थर को ढालते थे। तो उस पे दोनों चीजें हैं। तो अब यहाँ ये एक लेटेंट एम्बिग्यूटी आ गई, जो पढ़ने पे तो समझ में नहीं आ रही, पढ़ने पे तो बड़ा क्लियर लिखा कि वो उसे ऑल मोड्स दे देगा और अब उसके पास ये चीजें हैं, तो भाई वो किसकी बात कर रहा था। अब आया समझ में यार, ये तो छिपी हुई एक वो आ गई समस्या, लेटेंट एम्बिग्यूटी। तो इस चीज के लिए कि वो मॉडल्स और मॉडलिंग्स में से मोड्स के अंदर किसकी बात कर रहा था, किसको देने की बात कर रहा था,
इसके लिए एविडेंस दिया जा सके। आई होप आपको ये भी सेक्शन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सेक्शन 99 जो नए लॉ में 102 हो जाती है। ये सेक्शन जो बात करती है हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेरिंग टर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। ये बात कर रही है कि एग्रीमेंट जो है उसकी वेरिंग टर्म, जो डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी टर्म्स जो वेरिंग है उसके रिगार्डिंग कौन एविडेंस दे सकता है। सिचुएशंस कोर्ट के अंदर है कि एग्रीमेंट की जो डॉक्यूमेंट है उसकी टर्म में अगर कोई एग्रीमेंट है उसकी वेरिंग टर्म कंडीशंस अगर चेंज करनी है, कुछ करना है, तो कौन एविडेंस दे सके। कोई डॉक्यूमेंट है और उसकी में की जो कंडीशंस हैं, जो टर्म्स हैं, उनमें फेरबदल करना हो तो साक्ष्य कौन दे सके। तो समझते हैं बेयर एक्ट की क्या कहता है। बेयर एक्ट, पर्सन हु आर नॉट पार्टीज टू अ डॉक्यूमेंट। तो पहली चीज तो वो पर्सन जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर पार्टी है और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, और वो रिप्रेजेंटेटिव जिनका इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, may give evidence of any fact tending to show a contemporaneous agreement varying the term of the person who are not a party। तो क्या निकल के आया मैं समझा दूं। एक ही डॉक्यूमेंट है, इसकी कोई टर्म कंडीशंस है, उनमें कोई फेरबदल कर, तो पहली बात तो जिसके बीच मान लो ए और बी के बीच हुआ, ये हो गए पार्टी वाले, पार्टीज हो गए, तो ये तो नहीं दे सकते। पहली चीज डेफिनेशन ने हमें ये बताई। अब इनके कोई रिप्रेजेंटेटिव हो बी के या ए के, ये भी एविडेंस नहीं दे सकेंगे। अब इलिस्ट्रेशन में आपको समझाता हूं। ये ए है और ये भी है, ये एक कांटेक्ट करते हैं राइटिंग में, क्या करते हैं कि जो बी है ये ए को कॉटन देगा बेचने के लिए, और इसका पैसा जब वो डिलीवरी होगा तब पेड किया जाएगा। इसको बी है और ए एक एग्रीमेंट करती, बी कहता कि मैं आपको कॉटन दूंगा बेचने के लिए, ठीक है, और डिलीवरी के टाइम आपको पैसे देने पड़ेंगे। एक पहली चीज तो आप ये याद रखो। अब दूसरी चीज ये आई, एट द सेम टाइम, उसी समय दे मेक एन ओरल एग्रीमेंट। एक पहले ये रिटर्न करा, अब एक दूसरा क्या करा इन्होंने, ओरल एविडेंस का ओरल एग्रीमेंट कर रही, दैट 3 months क्रेडिट शैल बी गिवन टू ए। अब ये कह रहे हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर जो ए है कॉटन लेगा तो कुछ ना कुछ बनाएगा इसका कपड़े अपड़े। तो मान लो एक कोई बंदा यहाँ पे डी ले लो, बंदा ये कह रहे हैं कि ओरल एक एग्रीमेंट कर लिया ए और बी ने कि ए को क्रेडिट मिल जाएगी 3 महीने के अंदर अंदर। दिस कुड नॉट टू बी सो एज बिटवीन ए एंड बी, बट इट माइट बी सोन टू बाई सी इफ इट अफेक्टेड इंटरेस्ट। सी मतलब यहाँ पे हमने डी ले लिया है। तो ये कह रहे हैं कि ए और बी तो इसके लिए कोई एविडेंस नहीं दे सकेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्री वो एविडेंस नहीं दे सकेंगे, पर जो ये डी व्यक्ति है अगर इसका इंटरेस्ट कुछ है, क्योंकि इसने तो समझौता कुछ किया नहीं है, ये तो बी ए को बोल रहा है कि भाई साहब आपको 3 महीने के अंदर अंदर क्रेडिट मिल जानी चाहिए। तो ये जो डी व्यक्ति है, ये डी बंदा जो है, इसका कोई अगर इंटरेस्ट अगर हो रहा हो इस बीच में, तो ये एविडेंस दे सकेगा इस ओरल एग्रीमेंट और इसके रिगार्डिंग कि क्या टर्म एंड कंडीशन डिसाइड थी, क्योंकि एम्बिग्यूटी तो आ गई है लेटेंट। तो 99 भी यहां कंप्लीट हो जाती है। नाउ कम टू सेक्शन 100, और 100 इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन अगर बीएसए की बात करें तो 103 हो जाती है, और कंटेंट में और हेडिंग में यहां भी कोई चेंज नहीं हुआ। सेविंग्स और प्रोविजन ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू विल्स, ये बात करता है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के बिल संबंधी उपबंधों की
व्यावृत्ति समझ लेते इसको। नथिंग इन दिस चैप्टर शैल बी टेकन टू अफेक्ट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। तो इस चैप्टर की जो प्रोविजंस थे, इस चैप्टर्स के अंदर जो बातें कही गई हैं, वो इफेक्ट नहीं डालेंगे इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 एज टू दी कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल के ऊपर। अगर बिल में इस तरह की कोई चीजें आती हैं तो उसके ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं डालेंगे। ये चैप्टर की जो बात है, मतलब ये है कि बिल भी एक अपने आप में डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे बिल को सेव कर लिया कि बिल के अंदर अगर इस तरह की कोई चीजें हुई, जो अभी हम बता रहे थे कि इस तरह की निकल गई, तो ये किया जा सकेगा, इस तरह से एविडेंस दिया जा सकेगा, इस तरह के अगर कोई चीज नहीं लिखी है तो एविडेंस दिया जा सकेगा। तो बिल के मामले में इन्होंने बता दिया कि जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अकॉर्डिंग अगर बिल में कोई चीज अगर है तो वहां पे ये सब चीजें आप नहीं कर सकोगे, क्योंकि इन्होंने इसको एग्जम्प्ट कर लिया कि बिल के ऊपर ये चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। सिंपल लाइन में इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आप मेरे एग्जाम्पल्स बार बार देखें, और बीच में मैंने एग्जाम्पल्स थोड़े कम किए हुए थे ताकि कोर्स जल्दी हो, पर मुझे फिर से कमेंट आई कि सर एग्जाम्पल्स के साथ मुझे ज़्यादा समझ आता है। देन आई विल कंटिन्यू विद एग्जाम्पल्स एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। और यूट्यूब पर प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो कंटेंट है वो बेल आइकन के माध्यम से मिल जाए। बाकी ये हमारा अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो लीगल गाइड 360 के इस क्यूआर कोड को स्कैन कर ले। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने जो डिस्क्रिप्शन से उसके अंदर बॉक्स के अंदर मैंने लिंक भी डाल दी है इसकी, आप वहां से भी जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल प्लीज सब्सक्राइब and subscribe for more videos. Thank you so much.